आज हम लोग अध्ययन करेंगे पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाओं के बारे में। जैसे कि इसके पहले हमने बताया था कि पाठ्यचर्या जो होता है, जो भी करिकुलम डेवलपमेंट होता है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं। तो स्टेजेस में बता चुकी हूँ। शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु के चयन का मापदंड, विषय वस्तु का गठन, अधिगम अनुभवों का चयन और पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। तो 2 पॉइंट जैसे शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम 3rd पॉइंट की बात करते हैं, विषय वस्तु के चयन का मानदंड। तो जो भी हम कंटेंट लेने जाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाना होता है, वो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट और एक एजम्पशन पे आधारित होता है। जो भी हम कंटेंट लेते हैं, तो जो कंटेंट लेते हैं, तो कंटेंट जब बच्चे को करिकुलम में हम इन्वॉल्व करते हैं, जब शामिल करते हैं, तो शामिल करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, विषय वस्तु विद्यार्थी के अनुकूल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस एज का बच्चा है उसके पहले एज को देखेंगे, उसके इंटरेस्ट को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम उस बच्चों के अनुकूल करिकुलम देंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे। छात्र अधिगम की योग्यता में वृद्धि करें। हमेशा इस तरह का कंटेंट रखना चाहिए जिससे बच्चे का जो एबिलिटीज़ है, जो लर्निंग एबिलिटीज़ है, जो अधिगम योग्यता है, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तो इस तरह का कंटेंट हमको हमेशा करिकुलम को लेते समय रखना चाहिए। देन इस तरह का करिकुलम रखना चाहिए जो छात्र के व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमता और मानसिक स्तर के अनुसार हो। अर्थात जो होता है उसके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हो, साथ ही साथ उसकी बौद्धिक क्षमता के और साथ ही मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। उसका जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। रुचि का भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। तो आज हमने जान लिया कि विषय वस्तु के चयन का मानदंड क्या क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं विषय वस्तु का गठन। अब तो हमने पहले बात कर लिया कि चलिए हमने क्या कर लिया है, विषय वस्तु के चयन किस तरह करना है उस पर बात कर लिया। अब विषय वस्तु का हमको ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, गठन कैसे करना है। तो गठन करते समय हम 3 बातों का ध्यान देते हैं। पहला, क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण। क्रमबद्धता का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे। जब भी आप कुछ करिकुलम में कंटेंट डाल रही हैं तो उस कंटेंट को आप लिखेंगे ना, आप देखिएगा ना, आपका बुक देखिएगा, बुक में लिखा रहता है कंटेंट नंबर 1, 2, 3। अगर हमको साइंस में कोई टॉपिक पढ़ाना है तो ईजी टू हार्ड वे में जाते हैं, सरल से हम कठिन ओर की ओर जाते हैं। तो हम क्रमबद्धता निर्धारित करेंगे, पहले सिस्टम बनाएंगे। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से, एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। देन इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट मिलके एक जैसा, मतलब एक जैसा नहीं, मतलब सभी का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हम कहीं ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट पढ़े हैं तो बहुत दूर है, दूसरा सब्जेक्ट बहुत दूर है। सभी एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो हम माइंड काफ़ी डेवलप होगा। तो समझिए क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण। उसके बाद अधिगम अनुभव का चयन की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम पाठ्यक्रम विकास की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम अनुभवों का चयन। जब तक आपका करिकुलम हमेशा, मैंने बताया है कि समाज और स्थिति और बच्चों के नीड और समाज के नीड के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो जब हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमेशा देखते हैं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस के कारण समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए, जैसे आप लोग बीएड कर ली, तो आप बीएड करके घर में बैठ गई तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, कंट्रीब्यूशन तब होगा कि जब आप किसी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाइएगा। तो ये जब आप बच्चों को पढ़ाएंगी, ये आपके अनुभव वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और आप पढ़ाने का काम करेंगी। तो हमेशा हमको करिकुलम बनाते समय ऐसे कंटेंट डालने चाहिए जो बच्चे के अधिगम योग्यता में वृद्धि करे, कि आप समाज को कुछ ना कुछ दे सकें, ऐसा नॉलेज आपको मिलना चाहिए। तो इसमें अनुभव अधिगम का निर्धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा करिकुलम रखना चाहिए जिससे बच्चे के लॉजिकल और थिंकिंग लेवल का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का मतलब जानते हैं, हम पाठ्यचर्या बना लिए लेकिन जब तक उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना प्रभावशाली है। तो जब भी हम करिकुलम को बात करते हैं उसकी प्रभावशीलता की, तो प्रभावशीलता के लिए 2 चीज़ों से हम बात कर सकते हैं। एक तो हम छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं और दूसरा पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते हैं। छात्र का मूल्यांकन पता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपके पास, समेटिव असेसमेंट है, उसके द्वारा हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यचर्या का भी मूल्यांकन करते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो, मतलब देखिए, आपका पाठ्यचर्या बीएड का बना हुआ है ना, तो 3-4 साल बाद पाठ्यचर्या का मूल्यांकन होगा कि आप लोग के बैच का जो बीएड का सिलेबस न्यू आया है उसके कारण आप लोग कितने ज़्यादा बच्चे जो होते हैं टीचर बने हैं। तो ये पाठ्यचर्या का भी मूल्यांकन होगा। तो 2 तरीके से होगा, एक तो स्टूडेंट्स का रेट कितना बड़ा है
परसेंटेज कितना बढ़ा है और पाठ्यचर्या के कारण समाज में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम इस प्रकार से शैक्षिक गतिविधियों में 2 मूल्यांकन को शामिल करते हैं, छात्र मूल्यांकन और पाठ्यचर्या मूल्यांकन। तो आज हमने जाना स्टेज ऑफ करिकुलम के टोटल एक्सेप्ट को। तो याद रखिएगा, पाठ्यचर्या जो मूल्यांकन होती है, पाठ्यचर्या विकास जो होती है, पाठ्यचर्या विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु के चयन का मानदंड, विषय वस्तु का गठन, अधिगम अनुभवों का चयन और पाठ्यचर्या मूल्यांकन। इसी के साथ ये समाप्त होगा। थैंक यू सो मच।